तो A1 न्यूज ने बहुत सारी अवधारणाएं बदली हैं और आज जो बजट यहाँ प्रस्तुत हुआ है और बजट के साथ जो विश्लेषण हुआ है उसमें भी हमने बहुत सारी अवधारणाएं बदली है और जो प्रयोग किए हैं वो सब के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो रेगुलर एंकर हैं जो हमेशा एंकरिंग करते हैं, आज वो हमारे साथ में मेहमान की भूमिका में हैं और मेरे साथ हैं जितेंद्र जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं। बड़ा रिपोर्टिंग का अनुभव है, लेकिन आज ये भूमिकाएं हम बदल के भी दर्शकों को कुछ नया देने का प्रयास करेंगे। तो अब एक बार मैं जितेंद्र से बात करूंगा, जानना चाहूँगा कि ये जो मिसिंग लिंक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत ऐसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं या सड़कें टूट जाती हैं, लंबे समय तक बनती नहीं है, परेशानी होती है। इसके लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं जितेंद्र? जी बिल्कुल सही है। जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान में अधिकांश सड़कें बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती है। इन सड़कों को जो शामिल है उनमें नॉन पेचेबल सड़कें हैं, मिसिंग लिंक सड़कें हैं, उनकी लंबे समय तक मरम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट में इन सड़कों पर विशेष फोकस रखा और कहा कि राजस्थान के जो विधानसभा क्षेत्र है पूरे प्रदेश को उन्होंने सौगात दी है कि भाई ये नहीं भेदभाव किया कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है कि यहाँ बीजेपी का विधायक है। उन्होंने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ की लागत से जो मिसिंग लिंक और टूटी हुई सड़कें हैं उनके रिपेयरिंग के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा करी। उसके साथ ही बात करें तो राजस्थान के सभी जिलों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 5-5 नई सड़कों की सौगात दी है, जिसके लिए 6500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस बजट के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि शहरी क्षेत्र को भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही मौका दिया उन्होंने और 1750 करोड़ रुपए का बजट दिया शहरी क्षेत्रों के लिए, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के लिए 20 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र के लिए 35 किलोमीटर और नगर निगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी रिपेयरिंग करवाई जाएगी। वहीं बात करें जो लंबे समय से राजस्थान में जो 500 से कम आबादी के 250 से अधिक आबादी के बीच के जो गांव थे उनमें कई गांव ऐसे छूटे हुए थे जिनमें डामर की सड़कें नहीं पहुंच पा रही थी। उन सड़कों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया और 710 करोड़ रुपए के बजट से 350 की आबादी वाले करीब 526 गांवों में सड़कों के लिए प्रावधान किया। वहीं इसी तरीके से 456 गांव ऐसे हैं जो 250 से अधिक आबादी के गांव हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया और 625 करोड़ की लागत से इन क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जी बीके। अब हम बात करेंगे दीपक व्यास से। दीपक व्यास के जलवे इन दिनों आप यहाँ A1 न्यूज़ के स्टूडियो में देखते हैं और हमारे स्टार एंकर के तौर पर ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फील्ड रिपोर्टर भी हैं। कई बड़ी बीट पर इन्होंने काम किया है, पॉलिटिकल, UDH कई बीट देखी है। अब इनसे जानेंगे कि इस बजट में क्या खास है। यदि UDH खास तौर से जो हाउसिंग सेक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसके लिए क्या मिला है दीपक इस बजट में? देखिए बीके, शहरों में सुविधाएं बढ़ाने की बात हो या वहां पर सौंदर्यीकरण करने का मामला हो, यातायात के दबाव को कम करने का मामला हो या फिर सीवरेज जो नई लाइनें डालनी है उनका मामला हो, इस पर कुल 1800 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है। यदि हम इसकी डिटेल में बात करें तो यदि हेरिटेज नगर निगम जो जयपुर का इलाका है, यदि वहां की बात करें तो सड़कों की मरम्मत और रिकारपेटिंग का कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए अकेले हेरिटेज नगर निगम के एरिया में दिया गया है। अब जयपुर शहर का यानी कि आधा हिस्सा ये है। इसके अलावा यदि दूसरे इलाकों की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो वहां पर भी ये सुविधाएं दी गई है सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए। इन सब के अलावा गौरव पथ के निर्माण के लिए भी जो नगरीय जो सड़कों के निर्माण के लिए भी यहाँ पर दिया गया। और साफ तौर पर एक जो लगातार बात सामने आती है वो ये आती है कि जो सीवरेज की व्यवस्था है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं है। यानी कि आज से कई सालों पहले सीवरेज लाइनें डाली गई थी, लेकिन जो जनसंख्या का भार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो सीवरेज लाइन है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और ऐसे में उनको लेकर लगातार हम देखते थे कि जो नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार लेटर भी लिखा करते थे मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ पर जो घोषणा है वो की गई है। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर में पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा शहर है, इसके अलावा संभागीय मुख्यालय, तो वहां पर सीवरेज लाइन के नई डालने के लिए 40 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो खाजूवाला जो बीकानेर का एक इलाका है, श्री डूंगरगढ़ है, वहां पर 50 करोड़ 25 करोड़ की बात की गई है। सालासर लगातार एक अपने आप में धार्मिक स्थल है, तो वहां पर भी 30 करोड़ रुपए का प्रावधान सीवरेज लाइनों के लिए रखा गया है। इन सब के अलावा बात करें तो जयपुर जिले में बगरू के नाम से जो कस्बा है वो इन दिनों जयपुर से
बेहद पास है, औद्योगिक एरिया भी वहां पर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सब के साथ ही यदि हम बात करें तो एक बड़ी बात जो है वो ये है कि जो वेस्ट होता है उसके निस्तारण को लेकर शहरों में अभी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होती है। चुनिंदा जो नगरीय निकाय है वो वहां पर अपने यहाँ पर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, एसटीपी होते हैं, उसको वहां पर रखा करते हैं, लेकिन इन सब को लेकर भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी सीईटीपी, एसटीपी और एफएसटीपी स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। इन सब को लेकर प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले 25 गांवों में जो एफएसटीपी है उसको लगाने की घोषणा की गई है और इसके लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा बीके से माना जा सकता है। और इन सब के अलावा एक बात और आपको बता दूं कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के लिए 3D सिटी परियोजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और इनके विकास के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अपने आप में। तो कई सारी घोषणाएं यूडीएच सेक्टर में हुई हैं। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विक्रम राज पुरोहित, जिनको आप हमारे न्यूज एंकरिंग करते हुए देखते हैं, बेसिकली ये भी फील्ड रिपोर्टर हैं और जाने माने पत्रकार हैं फील्ड में, लेकिन अभी A1 न्यूज़ के स्टूडियो की शोभा बढ़ाते हैं और आप इनकी शानदार एंकरिंग यहाँ कई कार्यक्रमों में देख चुके हैं। आज हम अभी तक इन्होंने आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, सुबह से इन्होंने राजनेताओं से, उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों से, महिलाओं से, सबसे सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं इनसे पहला सवाल पूछ लेता हूं। विक्रम जी, अगर इस पूरे बजट को अब देखा जाए, आपने सुबह से ही इसको प्री बजट और इसके पोस्ट बजट बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और क्योंकि उम्मीद इस तरह की थी कि चुनावी बजट है और गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो क्या कहेंगे इस बजट के लिए? जी बिल्कुल बीके जी, आपने जो बात कही उसमें बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह से अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो अलग अलग तबके के लोग हैं, वो आए यहाँ पर, उन्होंने अपनी चर्चा की और हम लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आज जिस तरह से A1 न्यूज़ की जो महा कवरेज हो रही है, हमने प्री बजट भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, अब पोस्ट बजट जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम प्री बजट में जो चीज़ें जोड़ रहे थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस बजट में जुड़ी हुई दिख रही है हमें। और आप लोग जिन आंकड़ों के जादूगर हैं, बाजीगर हैं, तो मैं इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं फिलहाल। तो इसलिए कोई आंकड़ों में ना जाकर एक सरल तरीके से बताएं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो एक इस तरह के बैट्समैन है जो लास्ट ओवर में बहुत अच्छा खेलते हैं। जब मैच निर्णायक मोड पर होता है, जैसे चुनावी मोड पर प्रदेश है, तो इन्होंने इस लास्ट ओवर में इतना अच्छा खेला है, तकरीबन हर बाउंड्री पर उन्होंने शॉट्स खेले हैं, हर तरह के कट्स लगाए हैं। तो ये जो खूबसूरत कट इस तरह के हैं कि उनके जो आलोचक हैं वो भी एक बार चुप हो गए हैं। हालांकि आलोचकों के पास भी अभी शब्द नहीं है आलोचना के लिए। बिल्कुल आपने सटीक इसका विश्लेषण किया है विक्रम। लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अजमेर से हमारे संभाग प्रभारी हैं अभिजीत दबे। अभिजीत, सुबह आप प्री बजट में बात कर रहे थे लोगों से और झील के किनारे शानदार मौसम और शानदार व्यू था, आपने बातचीत की लोगों से, तो जिस तरह की मुस्कुराहट चेहरों पर थी, क्या वो मुस्कुराहट अब बजट के बाद भी कायम है अजमेर के लोगों पे के चेहरे पर? अभिजीत। बिल्कुल बिल्कुल बीके शर्मा, जो सुबह मुस्कुराहट थी वो बजट का जो अंश बढ़ता गया, वो मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे खिलखिलाहट के रूप में उभरी है। और फागुनी मौसम में जिस तरीके से मौसम बदलता है और जो ठंड से राहत मिलने की ठंडी बहारें चलती है, उस तरह का मौसम जो है आज न सिर्फ अजमेर का बल्कि पूरे प्रदेश का बना हुआ था। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण को शुरू किया और शुरुआत में ही सबसे पहला ऐलान जो 50 यूनिट से 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया, उसने आगे के बजट की रूपरेखा तय कर दी थी कि ये बजट किस तरीके से, जो नारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था कि बचत, बढ़त और राहत, तो ये राहतों का पिटारा जो था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला है। और खास तौर से अगर हम बात करें कर्मचारी वर्ग, जो पिछले बजट में एक बड़ा वर्ग था कर्मचारियों का, निगमों का, बोर्ड का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ नहीं पाया था और लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था कि वो उन कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए। आज जब मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की तो जो अजमेर डिस्कॉम के जो कर्मचारी थे या जो अजमेर विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने आतिशबाजी करी है, खुशी का इजहार किया है, मिठाइयां वितरित की है। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम के तहत जो 76 लाख परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर में जो राहत मिली है 500 रुपए की, उससे उस वर्ग में काफी उत्साह है। युवाओं की अगर बात करेंगे, लगातार A1 न्यूज भी
अपने प्री बजट सेशंस में इस चीज को हाईलाइट करता रहा था कि युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। और आज जब मुख्यमंत्री का बजट खुला तो उसमें युवाओं पर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज ये बजट नजर आया, जहां पर स्कूल विद्यार्थी से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए सौगातों की बौछारें थी। चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे वो 75 किलोमीटर तक के सफर कोई निःशुल्क यात्रा हो। तो खासतौर से अगर अजमेर की बात करें तो धार्मिक नगरी के रूप में अजमेर की पहचान रहती है, और पुष्कर मेला जो जगह पिता ब्रह्मा का मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बस किराए में 50% की रियायत दी गई है। तमाम इस तरह की घोषणाएं जो जिसने हर वर्ग को कहीं ना कहीं अब लाभान्वित किया है, प्रभावित किया है, और हर वर्ग की नब्ज को टटोलते हुए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में जिन जिन घोषणाओं का जिक्र किया है, वो तमाम घोषणाएं जो हैं वो आज अजमेर की अगर बात करूं तो चूंकि भाजपा विपक्ष में है, जाहिर तौर पर अपना विपक्ष का धर्म निभाते हुए बजट की आलोचना बेशक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि बजट में ऐसी कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है जिसको लेकर हम तथ्यात्मक रूप से उसकी आलोचना कर सके। तो ये सर्वगाभी बजट था जिसने हर वर्ग को छुआ है। वृद्धावस्था पेंशन में हालांकि जरूर ये बात कही जा रही है कि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी कंजूसी कर दी, वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपए किया है, लेकिन 2000 की मांग कुछ कांग्रेसी नेता लगातार कहते आ रहे थे कि मान सम्मान और उम्र के इस पड़ाव में 2000 रुपए की अगर पेंशन उनको मिलती तो उनकी सामाजिक सुरक्षा में और ज्यादा सम्मान उनको हासिल होता। लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर बड़ी पिक्चर के रूप में देखा जाए तो इस बजट में कमियां निकालना बेहद मुश्किल है, और इससे हर वर्ग जो है, समाज का हर वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, तमाम लोगों को इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ न कुछ जरूर दिया है, और शायद ही कोई वर्ग होगा जो इस बजट से अछूता रहा होगा। सीधे तौर पर माना यह जा सकता है कि कोई अछूता नहीं रहा। यदि हम अभिजीत आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ एक घोषणा ऐसी जो मतलब बोलने में बहुत ही सामान्य हो लेकिन बड़ा फायदा यहां पर मिलेगा, जैसे कोरोना में जिन लोगों ने अपने माता पिता को खोया उन बच्चों को खास तौर पर उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा 2000 जो बिजली 100 यूनिट तक फ्री देने की बात है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने यहां पर की है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखा जाए एक आम आदमी के लिहाज से? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। आम आदमी की बात की जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी राहत तो यही थी कि जो 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही थी वो एकदम से अब 100 यूनिट में तब्दील हो गई है, ये एक बड़ी राहत है। दूसरा, आम जनों के लिए, सब आम नागरिक के लिए बड़ी राहत ये है कि जो महिला वर्ग है खास तौर से, उस महिला वर्ग को साधने के लिए रोडवेज बसों में किराया जो है वो अब किराए में 50% तक की छूट दे दी गई है। ये एक बड़ी सौगात जो एक बड़े वर्ग को साधने की बात है। इसके अलावा कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सरकारी नौकरी देने की बात की है। ये एक उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा और एक संवेदनशील घोषणा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा लंपी के चलते जिन गायों की मृत्यु हो गई थी उन पशुपालकों को भी कंपनसेशन का ऐलान सीएम ने किया है। इसके अलावा पशुपालकों का जो बीमा है उसका पशुओं के बीमा का भी ऐलान किया गया। ये डेयरी फार्मिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा तो बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है, क्योंकि बड़ा पशुधन जो है लंपी डिजीज के चपेट में आया था और पशुपालकों की रीढ़ की हड्डी जो है इसकी तरह से टूट गई थी। इसके अलावा किसानों की अगर बात करेंगे तो 2000 यूनिट तक बिजली उनको फ्री दी गई है। इसके अलावा किसान अगर अपने कृषि भूमि पर, ये तो हमारे साथ में हमारे अजमेर ब्यूरो हेड अभिजीत दवे लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से अजमेर के लोगों की उम्मीदें